Welcome to Jagran Public School online classes. नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको आओ मिलकर बचाएं कविता जो कि निर्मला पुतुल जी के द्वारा लिखी गई है वो मैं आगे पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 2 काव्यांश पढ़ा करके उनकी व्याख्या स्पष्ट की थी, साथ में कविता का परिचय भी दिया था और कवित्री का भी परिचय मैंने आपको स्पष्ट किया था। मैं आशा करती हूँ कि आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। अब हम तीसरे काव्यांश की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं। अब हम तीसरे काव्य पंक्तियाँ पढ़ते हैं और मैं पढ़ करके पहले इसके कठिन शब्दार्थ आपको बता दूंगी, फिर उसके बाद प्रसंग संदर्भ सहित मैं व्याख्या स्पष्ट करूंगी। भीतर की आग धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन गीतों की धुन, मिट्टी का सोंधापन फसलों की लहलाहट। इन काव्य पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए हैं वो जैसे आग है तो आग का तात्पर्य है गर्मी, निर्मलता माने पवित्रता, मौन माने चुप्पी, सोंधापन खुशबू, जो मिट्टी में पानी गिरता तो उसके बाद एक सोंधापन की खुशबू आती, उसके लिए खुशबू इसका अर्थ होगा। लहलहाट माने लहलहाना। अब इसका काव्यांश आप देख सकते हैं। प्रस्तुत काव्यांश पाठ पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता आओ मिलकर बचाए से उद्धृत किया गया है। यह कविता संथाली कवित्री निर्मला पुतुल के द्वारा रचित है। यह कविता संथाली भाषा से अनुदित है और कवित्री अपने परिवेश को नगरीय अपसंस्कृति से बचाने का पूर्ण रूप से आह्वान करती हैं। भीतर की आग धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन कुल्हाड़ी की धार। इसमें कवित्री कहती हैं कि उन्हें संघर्ष करने की प्रवृत्ति, परिश्रम करने की आदत के साथ अपने पारंपरिक हथियार धनुष और उसकी डोरी, तीरों के नुकीलेपन तथा कुल्हाड़ी की धार को वो बचाना चाहती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि संथाली आदिवासी की पहचान उनके दिल में छिपी आग, धनुष की डोरी पर चढ़ा तीर और कंधे पे कुल्हाड़ी है। तो वो कवित्री उनसे आह्वान करती हैं कि इन संथाली लोगों को या संथाली आदिवासियों को इन सबको बचा करके रखना है, उन्हें अपनी इस पहचान को बचा करके रखना है। आगे देखिए। जंगल की ताज़ा हवा नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन गीतों की धुन, मिट्टी का सोंधापन फसलों की लहलहाट। आगे कवित्री व संथाली समाज से कहती हैं कि हम अपने जंगलों को कटने से बचाएं ताकि हमें जंगल की ताज़ी हवा मिलती रहे, है ना, जंगल की ताज़ा हवा। तो हम कवित्री कहती हैं, संथाली समाज से अनुरोध करती हैं, निवेदन करती हैं कि हमें अपने जंगलों को कटने से बचाना चाहिए ताकि हमें नित्य प्रतिदिन ताज़ी हवा मिलती रहे। फिर कहती हैं नदियों की निर्मलता। इसका तात्पर्य है कि वो नदियों को दूषित ना करके उनकी स्वच्छता को बनाए रखें। आगे फिर से वो अनुरोध करती हैं कि हमें नदियों को दूषित ना करके उनकी स्वच्छता को हमेशा बना करके रखना चाहिए। फिर पहाड़ों का मौन से तात्पर्य है पहाड़ों पर शोर को रोककर हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। गीतों की धुन, हमें अपने गीतों की धुन को भी बचाना चाहिए क्योंकि यह हमारी संस्कृति की पहचान है, हम इनसे पहचाने जाते हैं। ये सारे जो प्रकृति के अपादान हैं इन्हीं से हमारी पहचान है। मिट्टी का सोंधापन फसलों की लहलहाट। आगे कवित्री कहती है हमें मिट्टी की सुगंध तथा लहलहाती फसलों को भी हर हालत में बचाना है। ये हमारी संस्कृति की परिचायक हैं, द्योतक हैं। अर्थात इनको हम संदर्भ रूप में संक्षेप में हम कह सकते हैं कि झारखंड के परिवेश में जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की पवित्रता, पहाड़ों की चुप्पी,
गीतों की धुन, मिट्टी का सूंधापन तथा फसलों की लहलहाट समाई रहती हैं। इन सब से मिलकर यहाँ का विशिष्ट स्वरूप निर्मित होता है, अतः हमें इन सबको बचा करके रखना चाहिए। अब इसके विशेष में बच्चों आप लिख सकते हैं कि कवित्री संथाली संस्कृति की पहचान को बनाए रखने की हिमायती हैं और प्राकृतिक वातावरण का सजीव अंकन किया गया है। भाषा सीधी, सरल एवं सुबोध है। छोटे छोटे वाक्य प्राकृतिक बिंब दर्शाते हैं। मिश्रित शब्दावली में सहज अभिव्यक्ति है। भाषा आडंबरहीन है। आइए अब हम चौथा काव्यांश पढ़ते हैं। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं वो देखिए। खिलखिलाहट माने खुलकर हंसना, मुट्ठी भर माने थोड़ा सा, एकांत माने अकेलापन। तो इसके काव्यांश के प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने आदिवासी समाज के परिवेश और संस्कृति के मूल स्वरूप को बचाए रखने का आह्वान किया है। और कवित्री अपने परिवेश को नगरीय अपसंस्कृति से, यानी नगर की जो अपसंस्कृति है उससे बचाने के लिए पूरा प्रयास करती हैं और लोगों से आह्वान करती हैं कि इसे हमें बचाना चाहिए। अब आइए हम व्याख्या की बात करते हैं। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत। तो अभी इसकी शुरुआत में आप पहले इसको इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों कि कवित्री कहती हैं कि समाज की संस्कृति व परिवेश के स्वरूप में अंतर आ चुका है, क्योंकि उस समाज की जो संस्कृति है, उसका वातावरण है, परिवेश में बहुत फ़र्क आ चुका है। आबादी और विकास के कारण घर छोटे होते चले जा रहे हैं। और कवित्री कहती है नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत। यदि नाचने के लिए व मौज मस्ती करने के लिए आंगन चाहिए तो हमें हर हालत में, हर हाल में आबादी पर नियंत्रण करना होगा। दूसरे शब्दों में फिर समझ लीजिए, आबादी और विकास के कारण घर छोटे होते चले जा रहे हैं। यदि नाचने के लिए हमें खुला आंगन चाहिए तो हमें हर हालत पर आबादी पर नियंत्रण करना होगा। फिर गाने के लिए गीत, और फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए हमें हमारे अपने गीत होने चाहिए। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए हमें अपने गीत हमारे पास होने आवश्यक हैं। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट। और आगे कवित्री कहती हैं कि व्यर्थ के तनाव से दूर होने के लिए या व्यर्थ के तनाव को दूर करने के लिए हमें थोड़ी सी हंसी बचा कर रखनी चाहिए, जिससे हम खुलकर हंस सकें। खुलकर हंसना या खिलखिला करके हंस सकें, क्योंकि हमें व्यर्थ का तनाव हमें अपने मन से दूर करना होगा। उसके लिए हमें थोड़ी सी हंसी बचा कर रखनी चाहिए ताकि हम खिलखिला कर हंस सकें। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए हमें थोड़ा सा एकांत भी चाहिए। अगली लाइन में बच्चों के लिए मैदान, बच्चों को खेलने के लिए मैदान चाहिए। पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। और कवित्री कहती हैं हमें बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं के चरने के लिए हरी हरी घास तथा बूढ़ों के लिए पहाड़ी प्रदेश का शांत वातावरण चाहिए। इन सबको प्राप्त करने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करना होगा। अब इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य में आप लिख सकते हैं कि कवित्री नृत्य, गान, हंसी, खिलखिलाहट, दुख, खेल कूद, शांति सबको महत्व देती हैं। उन्हें दुख और सुख, बच्चे और बूढ़े, मनुष्य और पशु, उमंग और शांति सब अनुभव उन्हें प्रिय हैं। इस वर्णन में एक पूर्णता या समग्रता द्रष्टव्य है। भाषा अत्यंत सहज है और इसके अंदर बहुत तुकबंदी या
संगीत और लय का इसमें बहुत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी भाषा में एक आकर्षण है। कवित्री ने एक एक वाक्यांश में पूरा सटीक चित्रण और अर्थ ध्वनित करके प्रभाव उत्पन्न किया। अब आइए हम 5वां काव्यांश पढ़ते हैं। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। प्रस्तुत पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं वो जैसे अविश्वास है, तो अविश्वास का मतलब है दूसरों पर विश्वास ना करना। दौर माने समय, सपने माने इच्छाएं। इसके प्रसंग को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता आओ मिलकर बचाए से उद्धृत किया गया है। यह कविता संथाली कवित्री निर्मला पुतुल द्वारा रचित है। यह कविता संथाली भाषा से अनुदित है। कवित्री अपने परिवेश को नगरीय अपसंस्कृति से बचाने का आह्वान करती हैं और साथ में ये बताती हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में ये बताती हैं कि हमारे समाज में जो अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है, यह वह विश्वास एवं आशा के संसार में जीने की पक्षधर हैं या उसके लिए वो प्रयत्न करवाना चाहती हैं। पहली पंक्ति में देखिए, और इस अविश्वास भरे दौर में, तो कवित्री कहती हैं कि आज चारों तरफ अविश्वास का माहौल है, यानी किसी पर हम विश्वास नहीं कर सकते, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है। थोड़ा सा विश्वास तो हमें, अतः ऐसे माहौल में हमें थोड़ा सा विश्वास बचा करके रखना चाहिए या बचाए रखना चाहिए। थोड़ी सी उम्मीद, हमें अच्छे कार्य होने के लिए थोड़ी सी उम्मीद भी बचानी होगी। अच्छे कार्य को कार्यान्वित करने के लिए हमें थोड़ी सी उम्मीद भी चाहिए, उम्मीद भी बचानी होगी। हमें थोड़े से सपने भी बचाने चाहिए ताकि हम अपनी कल्पना के अनुसार कार्य को कर सकें। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। अंत में कवित्री कहती हैं कि हम सबको मिलकर इन सभी चीज़ों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज इस आपाधापी के इस दौर में अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए बचा है। हमारी सभ्यता और संस्कृति की अनेक चीज़ें अभी भी शेष हैं। फिर से आप इसको एक संक्षिप्त रूप में समझ सकते हैं कि कवित्री कहती है कि आज चारों ओर अविश्वास तथा धोखाधड़ी का बोलबाला है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, अतः ऐसे माहौल में हमें लोगों में थोड़ा सा विश्वास जागृत करना होगा। अच्छे कार्य संपन्न होने के लिए हमें थोड़ी सी उम्मीदें और थोड़े से सपने भी बचाने होंगे, ताकि हम अपनी कल्पना के अनुसार अपनी जीवन शैली को निर्मित कर सकें। और अंत में कवित्री लोगों को जागृत करने के लिए कहती हैं कि हम सबको मिलकर इन सभी जीवन मूल्यों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज कृत्रिम जीवन शैली के इस समय में भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए बचा है। क्यों? क्योंकि आज हम सबका जीवन एक बनावटी जीवन से घिरा हुआ है। सबके जीवन में टेक्निकल चीज़ें यानी कृत्रिमता आ गई है, यानी कि हम मशीनों के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करने लग गए हैं। तो अर्थात हमारी जो जीवन शैली है वो कृत्रिम जीवन शैली सी हो गई है। तो उसमें भी हम कवित्री कहती हैं कि हमें बचाने के लिए हमारे पास अभी भी बहुत कुछ बचा है, जिसकी रक्षा करके हम अपने बहुमूल्य संस्कृति और सभ्यता को फिर से स्थापित कर सकते हैं। अब इसके अंदर कवित्री का, इसके विशेष में आप लिख सकते हैं कि कवित्री का जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है और थोड़ा सा कि आवृत्ति से भाव में गांभीर्य आ गया है, भाषा में प्रवाह है। आओ मिलकर बचाएं कविता में खुला वो आह्वान करती हैं। मिश्रित शब्दावली है, काव्यांश छंद मुक्त और तुकांत रहित है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आओ मिलकर बचाएं कविता
पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी। सभी इसके काव्य पंक्तियों के काव्यांश आपको स्पष्ट हो गए होंगे। और इसके अंत में मैं एक वर्कशीट दे रही हूँ जिसमें पाठ के अंत में दिए हुए जो आपके बुक किताब आरोह के प्रश्न उत्तर हैं उनके मैंने उत्तर दिए हैं। उसके अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण उत्तर दिए हैं जिन्हें आप पढ़ करके नोटबुक में लिखें और लिख करके उन्हें याद करें। थैंक यू सो मच। This video has been created for online classes being conducted by Jagran Public School. Please like, subscribe and press bell icon for new video alerts. Thank you.